यस, यू आर राइट, ये सही सही कह रहे हैं। यस यस यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक समूह आता है व्यापारियों का, भारत में व्यापार करता है 100 सालों तक शुद्ध रूप से। उसके बाद 1764 1765 बक्सर प्लासी के 2 युद्ध होते हैं। उन युद्धों के बाद में राजस्व का काम सीधा किसके हाथ में जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक और व्यापारिक दोनों शक्तियों के साथ भारत में व्यापार कर रहा होता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ चिन्हित नहीं होती कि कौन प्रशासनिक शक्ति है और कौन सी व्यापारिक शक्तियाँ हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियों को अलग अलग करके समझाया गया और अधिकार भी दिया गया कि आप दोनों काम करेंगे। उस एक्ट के द्वारा और कई प्रावधान किए गए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी है, ये भी आपको मैंने बताया। फिर उसमें आपने सीखा कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया, लेकिन ध्यान में रखना है कि उच्चतम न्यायालय लोगों के मुकदमे के लिए नहीं, कंपनी के मुकदमे के लिए था। एक प्रांत में जो व्यापार हो रहा है, दूसरे प्रांत का व्यापार हो रहा है, उसमें अगर कोई विवाद होता है तो उसको समाधान करने के लिए था। इसके बाद आता है नेक्स्ट, उससे थोड़ा सा और ब्रॉड करके 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये लाया गया है 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पारित करने के बाद। 1781 में एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के आगे जा कर के एक नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट की कुछ मुख्य बातें थी, उसमें से एक ही मुख्य बात हम लोगों को एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से याद रखना चाहिए कि भारत में राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में राजनीतिक और प्रशासनिक यानी व्यापारिक और प्रशासनिक 2 कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे। इस एक्ट में क्या किया गया कि राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया। इस तरीके से भारत में द्वैध शासन का आरंभ होता है। एक टीम बनती है जिसका नाम होता है निदेशक मंडल। राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को क्या करना है? अलग करना है। तो व्यापार को देखने वाला अलग होना चाहिए, राजनीति को देखने वाला अलग होना चाहिए। ऐसे में यहाँ से द्वैध शासन का आरंभ होता है या नींव पड़ती है। उसमें से पहली जो कमेटी थी वो थी निदेशक मंडल, जो गठन किया गया इसका नाम क्या रहा? निदेशक मंडल। और निदेशक मंडल के पास कौन से अधीक्षण के कार्य थे? क्या देखभाल करना था इनको? कंपनी का व्यापार। कंपनी का जो व्यापार हो रहा है उसका कंप्लीट देखभाल करने की जिम्मेदारी इस निदेशक मंडल के पास थी, जिसे कहा गया कंपनी के व्यापार का अधीक्षण करने की शक्ति इस निदेशक मंडल के पास। दूसरा एक पैनल बनाया गया जिसका नाम था नियंत्रण बोर्ड, ये सेकंड पार्ट था। और ये जो नियंत्रण बोर्ड था इसे कौन सी शक्तियाँ दी गई? राजनीतिक कार्यों के अधीक्षण की शक्ति किसको दी गई? नियंत्रण बोर्ड को। और व्यापारिक निदेशक मंडल। तो 2 पार्ट हो गया। अब कंपनी में 2 प्रकार के समूह बन जाएंगे, जो एक ऐसा होगा जो सिर्फ व्यापार को देखेगा और एक ऐसा होगा जो इस देश में राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को देखेगा। जो नियंत्रण बोर्ड है ये राजनीतिक कार्यों का अधीक्षण करेगा, उसमें से नागरिकों के बारे में क्या है व्यवस्था वो यही देखेगा। सैन्य शक्ति का क्या व्यवस्था है वो ये नियंत्रण बोर्ड के अंदर आएगा। नागरिक भी किसके अंडर आएंगे? नियंत्रण बोर्ड के अंदर। यहाँ निदेशक मंडल में सिर्फ इनको व्यापार से मतलब है, कितना आया कितना गया, कितने का लाभ हुआ, कितना टैक्स देना है वो ये लोग करेंगे। बाकी नागरिक कौन है कौन नहीं, कौन क्या कर रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है? नियंत्रण बोर्ड की। सैन्य शक्तियाँ बढ़ाना है कि घटाना है, या कौन लोग सैनिक बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, ये पूरी जिम्मेदारी किसके पास है? नियंत्रण बोर्ड की। राजनीतिक शक्ति भी किसके पास हो गई? इस नियंत्रण बोर्ड के पास। और राजस्व यानी टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी भी किसके पास है? नियंत्रण बोर्ड के पास। इस तरीके से ये जो 4 गुण आप देख पा रहे हो, पहला नागरिक, दूसरा सैन्य, तीसरा राजनीतिक और चौथा राजस्व। अगर किसी के पास ये 4 शक्तियाँ आ जाए तो उस भूभाग को भी आप कह सकते हो कि उसी व्यक्ति का है। क्यों? नागरिक इस नियंत्रण बोर्ड के अधीन, सैनिक नियंत्रण बोर्ड के अधीन, राजनीतिक पावर नियंत्रण बोर्ड के अधीन, राजस्व की जिम्मेदारी नियंत्रण बोर्ड के पास। तो सब कुछ तो नियंत्रण बोर्ड के पास चला गया ना। इस तरीके से अगर हम कहें तो ये पहला पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ऐसा था जिसके अंतर्गत फर्स्ट टाइम भारत का क्षेत्र ब्रिटिश के क्या हो गया? अधीन हो गया। अभी तक ब्रिटिश किसके अधीन नहीं था, था भारत का ही वो क्षेत्र।
सारे प्रशासनिक व्यवस्थाएं वहाँ के राजा नवाब लोग देखते थे। लेकिन अब किसके हाथ में चला गया ये कम्प्लीटली? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया। और उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी में भी 2 बोर्ड अलग बनाए गए, और एक निदेशक मंडल और एक नियंत्रण बोर्ड, दोनों अलग अलग हो गए। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा कि वह कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत भारत का एक विशिष्ट भूभाग 100% किसके नियंत्रण में चला गया? अंग्रेज़ों के। तो होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फर्स्ट भारत का ब्रिटिश के अधीन हो जाना ये क्षेत्रों का, क्योंकि जहाँ से ये 4 बातें चली गई वो क्षेत्र भी भारत का उस ब्रिटिश के अधीन ही हो गया। नेक्स्ट सेकंड जो था, ब्रिटिश ने कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया, यानी जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट या वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था ने अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो नियंत्रण प्राप्त किया था वो सिर्फ कैसा था? प्रशासनिक नियंत्रण था। व्यापार करने का छूट अभी भी किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास है। वो अभी भी व्यापार अपना वो करते रहेंगे, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में दखल नहीं देंगे। एक बोर्ड उनका अलग बना दिया गया और बाकी राजनीतिक कार्य देखने के लिए एक बोर्ड का अलग गठन कर दिया गया। तो ये है पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें मोटी मोटी बातें आपको हम बता दिए, क्योंकि एग्जाम में यही सारी बातें आती है। और ज़्यादा पढ़ के इसके बारे में आप अगर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो वहाँ आपको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अगर आप वनडे एग्ज़ाम देना चाहते थे, इससे ज़्यादा इसमें से कोई और फैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा स्टार्ट हुआ? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही भारत में द्वैध शासन की नींव पड़ी, यानी डबल लेवल पे प्रशासनिक कार्य शुरू होगा। एक निदेशक मंडल और एक नियंत्रण बोर्ड। निदेशक मंडल का काम क्या रहेगा? सिर्फ कंपनी के व्यापार का ही देख रेख करना, उसमें व्यवस्थाएं करना, जो भी करना व्यापार से रिलेटेड वो ये निदेशक मंडल करेगा। लेकिन नियंत्रण बोर्ड क्या करेगा? पूरी राजनीतिक व्यवस्था को अपने अधीन रखेगा, और इसकी जिम्मेदारी इस नियंत्रण बोर्ड के पास होगी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहली बार भारत का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश के अधीन हो गया, क्योंकि नागरिक भी चले गए, सैन्य भी चले गई, राजनीति और राजस्व सब किसके अधीन हो गया? ब्रिटिशर्स के अधीन हो गया। तो ये पूरा का पूरा भूभाग समझ लो किसके अधीन चला गया? ब्रिटिशर्स के। तो ये है पिट्स इंडिया एक्ट। इसके आगे नेक्स्ट एक्ट पढ़ते हैं।